अगर आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की के दो पैटर्न पूछें तो वो सामान्य तौर पर दो ही है। पहला, अपनी लकीर को दूसरे की लकीर से बड़ा करना, और दूसरा है दूसरे की लकीर को पूरी ताकत के साथ छोटी कर देना। राजनीति में दूसरा तरीका ज्यादा प्रचलित है। कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो कई राजनेता अपने गुण गिनाकर कम, दूसरे के अवगुण को गिनाकर ज्यादा ऊंचाई हासिल करने की कोशिश में दिखेंगे। मौजूदा राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध विपक्ष के नेताओं को एक नई ऊंचाई देता है। जब वो मुखर होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो खुद को ब्रांड मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और इस रेस में नीतीश कुमार का मुकाबला राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल से होगा। ये चारों ही नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी में पीछे नहीं रहते। इनके ज्यादातर बयानों, आरोपों और ट्वीट्स के केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। नीतीश कुमार 2024 के फाइनल में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की इच्छा रखते हैं और उनका पहला और असली मुकाबला इन्हीं चारों नेताओं से होगा। और ये सेमीफाइनल फाइनल मैच से कम कठिन नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले विपक्ष के उम्मीदवार की बात आएगी तो पहला दावा राहुल गांधी का होगा। कांग्रेस बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पैन इंडिया पार्टी है और कांग्रेस की ही इकलौती पार्टी है जो हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी के सीधे मुकाबले में है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर तक संगठन है और लोकसभा में 52 सांसद हैं। 2 राज्यों में कांग्रेस की खुद की सरकार है और 2 राज्यों में मिलीजुली सरकारें। प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरी दावेदारी ममता बनर्जी की होगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं और बंगाल में बीजेपी को हराने से उनका कद भी ऊंचा हुआ है। ममता ने इस धारणा को मजबूत किया है कि बीजेपी की जीत का रथ वो ही रोक सकती है। बंगाल बीजेपी में सेंध लगाकर उन्होंने खुद को बेहतर रणनीतिकार के तौर पर भी पेश किया है और ममता बीजेपी के पुराने नेताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब भी रही हैं। नीतीश की टक्कर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी हो सकती है। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार ना बचा पाने के बावजूद पवार की पॉलिटिकल पावर को कम नहीं आंका जा सकता है और 81 वर्ष की उम्र में भी शरद पवार की सबसे बड़ी ताकत उनके पार्टियों में गहरे संपर्क है। विपक्ष में स्वीकार्यता के नाम पर पवार प्रमुख चेहरा हो सकते हैं और नीतीश कुमार का चौथा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से होगा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से बनी इमेज केजरीवाल के साथ है और लगातार तीसरी बार दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं। अब दिल्ली के साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की जगह लेने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के अब 10 सांसद हैं। यानी ये चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के सामने और यहां नीतीश कुमार के साथ दोहरी चुनौती होने वाली है। पहला तो उन्हें ब्रांड मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करना होगा, लेकिन इससे बड़ी चुनौती उनके सामने विश्वसनीयता के उस संकट से निकलने की होगी जो उन्हें लेकर खुद उन्हीं का पैदा किया हुआ है। राजनीति का अधिकांश हिस्सा बीजेपी के साथ बिताने और 2-2 बार विचारधारा से पलटने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें विपक्षियों के बीच संदेह के दायरे में रखेगा। नीतीश कुमार अगर वर्ष 2014 में ही महागठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते तो शायद बेहतर स्थिति में होते। तब शायद उन्हें मोदी विरोधी ब्रांडिंग का फायदा भी मिलता जो उन्होंने वर्ष 2010 में एनडीए में रहते हुए बनाई थी। 10 मई 2009 को लुधियाना में एनडीए की रैली में जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश का हाथ पकड़ा था तो नीतीश नाराज हो गए थे। नीतीश तब अपनी छवि को लेकर बेहद सतर्क थे। मोदी की वजह से वो इस रैली में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अरुण जेटली के कहने पर वो मान गए। मोदी के साथ मंच पर दिखने के बाद नीतीश नाराज हो गए। उन्होंने मंच से उतरकर बीजेपी के एक नेता से कहा, इसलिए लाए थे आप यहां मुझे, आपने मुझे फंसाया है, आपको पता था कि यहां पर क्या होने वाला है। इस घटना के 1 महीने बाद नीतीश ने दूसरी बार अपने मोदी विरोध की ब्रांडिंग की, ये जताने की कोशिश की। जून 2010 में नरेंद्र मोदी कई साल बाद बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल होने पटना पहुंचे।
नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी नेताओं के लिए डिनर रखा था, लेकिन उसी दिन अखबार में नीतीश और मोदी की लुधियाना वाली तस्वीर छप गई। साथ में खबर थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं और तस्वीर से नीतीश नाराज हो गए। उन्होंने डिनर कैंसिल कर दिया, 5 करोड़ का चेक लेने से भी इनकार कर दिया। बल्कि इसके बाद पुलिस को जांच के आदेश भी दिए कि पता लगाए कि ये तस्वीर अखबार में छपवाने के पीछे किसकी शरारत है। और इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिर में नीतीश को राजनीतिक तरीके से जवाब दिया। जब मीडिया से बातचीत में नरेंद्र मोदी बोले कि आप लोगों को लंबे समय से छला गया, विकास क्या होता है ये देखने के लिए गुजरात आइए। इस पर नीतीश ने गुस्से में अरुण जेटली को फोन किया तो जेटली ने उन्हें यह कहकर शांत कराया कि नवंबर 2010 में विधानसभा चुनाव होने हैं, बात को तूल ना दें। बाद में सुशील कुमार मोदी ने मामले को यह कहकर और ठंडा करने की कोशिश की कि बीजेपी के लिए बिहार में एक मोदी काफी है। वर्ष 2010 में बिहार में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और इसी के बाद नीतीश खुद को पीएम मटेरियल मानने लगे थे, यानी वहां से उनकी ये हसरत पनपने लगी। और अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का एक बयान दिखाते हैं जिसमें उनका राजनीतिक आकलन क्या है नीतीश कुमार को लेकर। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बेहतर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को देखा, यह आकलन भी उन्होंने कर लिया। देवगौड़ा ने ट्वीट करके कहा कि बिहार का घटनाक्रम मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब जनता दल परिवार एक था। इसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। मैं उम्र की ढलान पर हूं, लेकिन युवा पीढ़ी तय कर ले तो वो इस महान देश को एक अच्छा विकल्प दे सकती है। जनता दल ने देश को 22 साल के अंतराल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार दी थी, लेकिन पहले वीपी सिंह, उनके बाद एचडी देवेगौड़ा और उसके बाद चंद्रशेखर। बहुत कम वक्त में देश को 3 प्रधानमंत्री मिले और ये सभी उस जनता परिवार के हिस्से थे जिनके फिर से एक होने का सपना देवेगौड़ा नीतीश कुमार के दम पर देख रहे हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव भी उसी जनता परिवार में थे। बहुत कम वर्षों में जनता दल के कितने टुकड़े हुए ये इतिहास में दर्ज है। तब भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं विभाजन का मुख्य कारण थी और आज भी नीतीश के सामने यही महत्वाकांक्षाएं बाधा बनकर खड़ी हुई हैं। आजादी के बाद से बिहार में 24 नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इनमें से कई नेता एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और खुद नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सोचिए, इतने वर्षों में बिहार को क्या मिला? बिहार का वैभवशाली इतिहास इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसका पिछड़ापन कई गंभीर प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। असल में हमारे देश में बिहार की पहचान एक बीमार राज्य की है, लेकिन एक जमाने में बिहार कितना समृद्ध था इसे आप कुछ बातों से समझ सकते हैं और इसलिए आज आपको बिहार को जानना चाहिए। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से हुई थी। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष हासिल हुआ। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इसके अलावा बिहार की इसी धरती पर सीता जी का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी सीता जी का जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में स्थित है और कहा यह भी जाता है कि इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार के पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही माना जाता है। बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है और कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में अपना कुछ समय बिताया था। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी वाल्मीकि नगर पड़ा था और आज ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। आज योग के लिए भले ही हरिद्वार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के पास ही है। बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने
योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ भी बिहार ने ही पढ़ाया था। बिहार के वैशाली में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। लगभग 2600 साल पहले लिच्छवियों ने इसकी स्थापना की थी और वैशाली गणराज्य में राजा का चुनाव होता था, जिसे गणराजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ, यानी जिस बिहार ने भारत को शहरों में बदलना सिखाया, आज भी उस बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक कर दिया और अखंड भारत पर राज किया। और चाणक्य की वजह से ही पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य मजबूत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि बिहार राज्य था। एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी वर्ष 1916 में चंपारण पहुंचे थे और वर्ष 1917 में उन्होंने नील की खेती करने वाले किसान पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसी तरह जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि भी बिहार ही रही। पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन ने जो लहर पैदा की, उसने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को हिला कर रख दिया था और उसी आंदोलन से आज कई नेता निकले, इनमें नीतीश कुमार भी एक है। इसके अलावा बिहार की इसी धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाण भट्ट और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पर बिहार गर्व करता है। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर बिहार बीमार लगता है। सोचिए आज बिहार को किन बातों के लिए जाना जाता है? खस्ता हाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा प्रणाली और अपराध। ये सब चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन से ज्यादा सत्ता परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। यानी व्यवस्थाओं पर ध्यान बाद में जाती है, पहले सबसे पहले सत्ता के करीब पहुंचने के रास्तों को तलाशा जाता है। और यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में सत्ता परिवर्तन तो 17 घंटे में मुमकिन है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए 17 साल भी काफी नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 17 साल कम नहीं होते। 17 वर्षों का मतलब है 204 महीने, 887 हफ्ते, 6209 दिन, 1,49,016 घंटे, 89,40,960 मिनट। या आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए 53,64,57,600 सेकंड्स पूरे कर चुके हैं। यह समय कम नहीं होता। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने वर्ष 1962 में अमेरिका के एक फुटबॉल स्टेडियम से यह घोषणा की थी कि उनका देश 10 वर्षों के अंदर मनुष्य को चांद पर भेजने का लक्ष्य रखता है। यानी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 10 वर्षों का समय निर्धारित किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने यह इतिहास केवल 7 वर्षों में ही रच दिया था और वर्ष 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइक कॉलिंस और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए थे। सोचिए, अमेरिका ने 7 वर्षों में चांद पर इंसान को भेजने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार 17 वर्षों में भी बिहार की गरीबी को नहीं मिटा पाए। नीति आयोग के वर्ष 2021 के पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.9% लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर के मापदंडों पर बहुत पिछड़े हुए हैं। बिहार के बाद इस सूची में झारखंड का नाम आता है, जहां यह आंकड़ा 42.1% है। यानी बिहार और झारखंड में यह अंतर भी लगभग 10% के आसपास है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि बिहार देश में कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन 17 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रयास किए और बिहार में कुछ क्षेत्रों में बदलाव भी आया,
लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में बिहार अब भी बहुत पीछे है और इसके लिए वो पार्टियां भी जिम्मेदार है जो अलग अलग मौकों पर नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई सरकारों का हिस्सा रही।